ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा चार्जेस का, जो कि चैप्टर 4 का एक सब टॉपिक है। अगर हम इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें अगर हम कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखें तो हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सो चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हम उसके पहले ओरिजिन की बात कर लें कि चार्ज एग्जिस्ट जो करता है मैटर के अंदर, उसकी वजह क्या है। हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट हैज ऑर्बिट्स अराउंड इट। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सो फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फ्रॉम इवन फिजिक्स वी नो कि जो एटम है उसका जो बेसिक मॉडल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। And there are other subatomic particles that are orbiting around the nucleus that we call as electrons. And it is an established fact कि जो protons हैं, they carry positive charge. And definitely जो एक neutral atom है, उसको neutral क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि there is an equal amount of negative charge existing in the atom as well. और वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैरी करने वाला जो पार्टिकल है, चार्ज कैरियर है, that is an electron. So electron carries negative charge. So चार्जेस की डिस्कशन में सबसे पहले तो हमें उसके ओरिजिन को समझना है कि मैटर के अंदर चार्ज इन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। As far as neutrons are concerned, they are neutral, they do not carry any charge. हम अगर चार्ज को फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को डेफिनेटली मेजर किया जा सकता है। तो जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, दैट हैज़ डेफिनेटली अ यूनिट। तो हम चार्ज को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हमें एक यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड द यूनिट इन विच द अमाउंट ऑफ चार्ज इज मेजर्ड इज कूलम्स, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को कोई ना कोई सिंबल भी देते हैं। जैसे चार्ज का जो सिंबल है, कहीं पर भी अगर हमें किसी फॉर्मूला के अंदर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, एज अ सिंबल लिखना होगा, तो हम चार्ज को जो सिंबल देते हैं दैट इज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वी गेट capital Q as the symbol of charge. So this is the origin of charge, that the atom containing protons and electrons are the reasons because of which there is a charge in an atom. मूविंग अहेड, अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें हर चार्ज कैरियर के ऊपर, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू, बट एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 10 raised to power minus 19 coulombs, and the nature of the charge on a proton is positive. So this is the amount of charge in coulombs that a proton carries. So similarly, an electron also carries a certain amount of charge, the magnitude of which is exactly equal to the magnitude of charge carried by a proton. It's also 1.6 10 to power minus 19 coulombs, but the nature of the charge is negative. So जब हम कहते हैं कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो हम उसको क्वांटिफाई करके कह रहे होते हैं कि 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स का चार्ज दोनों चार्ज कैरियर्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स से अगर वो कहते हैं कि अगर आपने टोटल चार्ज बताना है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकता है, सो यू डेफिनेटली हैव टू मल्टीप्लाई this 1.6 10 to power minus 19 with 2. सो जितने भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते होंगे, उनको उस नंबर को आपने एक कैरियर के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज बता देना है। आई होप दिस इज क्लियर अंटिल हियर, राइट।
मूविंग ऑन, हम जब किसी भी न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं, लेट्स से दिस इज अ वूलन क्लॉथ, मैं कहता हूँ उसके अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं और उसके अंदर 6 ही नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। सो अगर मैं इसके ऊपर नेट चार्ज की बात करूं, ओवरऑल चार्ज इस वूलन क्लॉथ के ऊपर क्या है? थिंक अबाउट इट। आई थिंक आपने सही गेस किया है। इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। सो बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग बैलेंस्ड, न्यूट्रलाइज्ड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो जिस बॉडी के अंदर, जिस मैटर के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है, हम कहते हैं कि वो एक न्यूट्रल बॉडी है। एक न्यूट्रल बॉडी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है। बट अगर हम बात करते हैं एक चार्ज्ड बॉडी की, तो उसके ऊपर, चार्ज्ड बॉडी के ऊपर, number of protons are not equal to number of electrons. So there is an imbalance between the number of protons and electrons that are there in the body. So ऐसा करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर हम इम्बैलेंस लेके आए बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में। मैं उसके लिए एक और प्लास्टिक रॉड कंसीडर करता हूँ जिसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं और 6 ही नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। इसको भी मैं एक न्यूट्रल बॉडी ही कहूँगा। अब हमें अगर इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज को डेवलप करना है, नेट चार्ज लेके आना है, तो मुझे कुछ चार्ज कैरियर्स को एक बॉडी से निकालना है और दूसरे बॉडी में एंटर करवाना है, सो दैट जहाँ से चार्ज कैरियर निकले उसके ऊपर भी चार्ज आ जाए, वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी हो जाए किसी एक चार्ज की, और दूसरे बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाए उसी चार्ज की जो कि ट्रैवल किया है, जो कि ट्रांसफ़र हुआ है। सो दिस इज़ आवर गोल, टू कॉज द imbalance between the number of positive and negative charges। हमें एक और बात यहाँ पे कंसिडर करनी है कि जो चार्ज कैरियर मूव कर सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो हमें डिसाइड करना है वो कौन सा पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगेन हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स के लिए एक मसला है कि वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंड है। दे आर नॉट सेट फ्री बाय द एटम, बट द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन इन by the atom, or they can be given out by the atom. So the charge carrier that can move is the electron. Proton never moves in or out of the atom in the process of charging, right? So proton क्योंकि bound है inside the nucleus, it cannot go in or out of the atom so easily. So the electrons, because they exist outside the nucleus, they can travel in or out of the bodies. So for that, electrons need energy. In order to do that, what we do, we rub both the bodies together. So when we rub both bodies together, what happens is heat is produced. Friction की वजह से heat produce होती है और उस heat को कुछ electrons absorb कर लेते हैं। अब वो जो energized electrons हैं, they transfer from one body to another. Let's say मैं अगर इन दोनों बॉडीज को रब करता हूँ टुगेदर, उसके बाद कुछ चार्ज कैरियर्स की ना सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। देर आर 6 पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और हुआ ये है कि
Two of the charge carriers have been transferred from the plastic rod to the woolen cloth, right? अब इधर क्या होगा? इधर number of positive charge carriers will remain the same, but जो पहले 1 2 3 4 5 6 negative charge carriers थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो गई. So the woolen cloth becomes negatively charged and the plastic rod becomes positively charged. So this is how the process of charging occurs. The electrons leave one of the body, or they transfer out of one of the bodies that are being rubbed together, and they transfer into another body. So the transfer of electrons is causing the positive charge on the plastic rod, and transfer of electrons is also causing the negative charge on the woolen cloth. Protons cannot move. Protons never participate in the charging process. They never move, they never transfer from one body to another. Only the charge carriers that can transfer in or out of the body are the electrons. So this is the most important point of this whole chapter. वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे यही चीज़ जज कर रहा होगा कि हमें इंट्यूशन ये कहती है कि शायद अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसमें प्रोटॉन्स ट्रैवल करके गए हैं किसी दूसरे बॉडी से. ऐसा नहीं होता. उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्ज कैरियर्स दैट कैन मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी. सो व्हेन टू surfaces rub together, इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी. उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर. जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं जिस सरफेस से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सरफेस उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. चार्जिंग नेवर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन ज़रूर होगी जो आपको बताएगी कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज हो रहा है. एक कॉज होगी और एक उसका कॉन्सिक्वेंस होगा. ठीक है. सो आपको ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बॉडी में टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स और किस बॉडी में गेन करने की टेंडेंसी है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट. सो फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर वो कहता है प्लास्टिक रॉड जो है वो क्लॉथ के अगेंस्ट रब होता है. कौन सी स्टेटमेंट सही रीज़न बता रही है? सबसे पहले हम उन स्टेटमेंट्स को स्किम आउट कर देंगे जहाँ पे वो लूजिंग ऑफ प्रोटॉन और गेनिंग ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहा है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. प्रोटॉन्स का मूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ओके. अब हम देखते हैं क्या बी, अगर प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके अंदर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर? हम्म. जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उस पर चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अगर ऑप्शन डी को देखते हैं, सो इसमें वो कहता है कि प्लास्टिक रॉड यस लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से उस पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. इसी तरह हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल है. अगेन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आ, नहीं बताया कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है या कौन सा नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, लेकिन हम ज़रूर कॉज और कॉन्सिक्वेंस के फॉर्मूला के ऊपर रहेंगे. ऑप्शन ए में वो बोलता है कि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो फाइनल चार्ज प्लास्टिक पे क्या आना चाहिए? हम इन दो कॉलम्स को पैरेलल में देखेंगे. जिन पे मैंने स्टार बनाया है और जिन पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ इनको हम एक साथ देखेंगे. सो अगर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्या उसे न्यूट्रल रहना चाहिए? आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है.
हाँ, वूल वाला उसने बिल्कुल ठीक लिखा है। वूल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, यस इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। बी ऑप्शन में अगर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, बिल्कुल ठीक लिखा उसने कि फाइनल चार्ज ऑन प्लास्टिक इज नेगेटिव। और अगर वूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज ही आना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर बेसिक चीज़ जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं वो प्रोटॉन्स के ना ट्रांसफ़र होने वाली है, और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसफरिंग इन और आउट में, और उसकी वजह से बॉडी पे चार्ज आता है।